जय हिंद। लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग ITI के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग ITI 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन, ये आपका 51 है। इसका आपको आंसर बता, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। क्योंकि ये 51 मतलब 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें बराबर होती है, तो संवेग इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, P इक्वल टू mv होता है। और उसमें संवेग में परिवर्तन की दर मतलब t से डिवाइड कर देंगे, टाइम से, समय से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं v/t यानी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ma यानी जो कि बल का सूत्र होता है F इक्वल टू ma। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बल, यानी परिणामी बल के बराबर होगा। सी नंबर राइट आंसर। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर परिणामी बल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 52। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो आप जानते हैं सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होती है, ठोस में होती है। तो ठोस यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं, पहले हटा देते हैं। कांच आपका ठोस हो गया, काष्ठ आपका ठोस हो गया, ये दोनों तो होगा नहीं, सॉरी, सबसे अधिक दो धीमी होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद होता है जो जल, मतलब ठोस के बाद उससे कम, ठोस से कम होता है जल में। तो जल यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बच जाता है वायु। वायु में ध्वनि की गति धीमी होती है, और कितनी होती है, यहाँ पे होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हम बता देना चाहते हैं प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर सवाल कहता है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, जो कि रेडियो सक्रिय स्रोत की। तो इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेक्यूरेल हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी आपका जो है कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका बेक्यूरेल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है। तो इसका होगा ए नंबर राइट आंसर, यानी सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मार्क नहीं लग पाया, गंधक आपका राइट आंसर, सॉरी ए नंबर गंधक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस हिंदी में कह सकते हैं। तो अजनबी गैस किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्जेनोन, सॉरी जिनोन को आप जो है कि स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। किसको, जिनोन। देखिए यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनोन और रेडोन, सॉरी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनोन, ये सब आपके जो है कि अक्रिय गैस हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर गैस जिनोन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का शुद्ध रूप बतानी है। तो हीरा आपका कार्बन का शुद्ध रूप है। क्या है, हीरा है आपका कार्बन का शुद्ध रूप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 57 में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है, सबसे अधिक मृदु है, इसमें आपको बताना है। इसमें देखिए सबसे अधिक मृदु आपका हो जाएगा सोडियम, हो जाएगा आपका सबसे अधिक मृदु, यानी ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 58 नंबर, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा। सोचने वाला भाग आपका जो है कि सोचने वाला भाग है, सॉरी अग्र मस्तिष्क हो जाएगा आपका सोचने वाला भाग, सी नंबर। और जो है कि मतलब शरीर पे कंट्रोल होता है पश्चिम मस्तिष्क पे आपका सोचने वाला, मतलब एक शरीर का अगर कंट्रोल होता है तो वो पश्चिम मस्तिष्क पे होता है, अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है या होते हैं। तो इसमें आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, आपका जो है कि मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन सी का जो स्रोत है वो आंवला है, ये भी आप देख लें, आंवला सबसे अधिक स्रोत। निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। किस रोग का कारण विषाणु है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग देखे हैं जीवाणु विषाणु। अगर आप जीवाणु विषाणु के ट्रिक को देखना चाहते हैं तो हम आपके डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके ट्रिक को। अभी याद कर लें, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा। विषाणु के ट्रिक हैं, जीएसटी पंडित का न्यू है। तो जीएसटी पंडित का न्यू है, इसमें डिप्थीरिया विषाणु से होने वाले हैं और जीएसटी पंडित का न्यू है, तो इसमें आपका एक ही जीएसटी पंडित डी आपका डिप्थीरिया आ जाएगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? किस एक जंतु में त्वचा श्वसन अंग है? वो आपका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। मेंढक में जो है कि देखिए ये 3 जगह पे रह सकते हैं, पानी, मिट्टी के अंदर और पृथ्वी, मतलब मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के अंदर रहेंगे तो त्वचा से सांस लेंगे, पानी के अंदर रहेंगे तो गिल से सांस लेंगे, और मिट्टी के ऊपर रहेंगे तो आप जानते हैं नाक से सांस लिया जाता है। तो ये आप तीनों जगह पे रह सकते हैं, इसीलिए इसे उभयचर प्राणी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर, कमरे के ताप पर ब्रोमीन। अधातु पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पारा नहीं होगा, क्योंकि अधातु पूछ रहा है इसलिए ब्रोमीन। क्योंकि Hg और Br 2 ही तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा Br। यहाँ अधातु पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, बस 63 नंबर, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता मतलब होता है बाहर कक्षा में जो जितने संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। तो हम जानते हैं अगर कक्षा पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो हो जाएगा आपका 2 8 8 फिर 2। तो इसमें आपका बाहर में कक्षा में कितना है? 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, खाने वाला है तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? बेकिंग सोडा। तो अब इसका बताना है आपको, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाएगा आपका जो है कि NaHCO3, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी NaHCO3। इसको याद रख लें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, धवन सोडा आपका हो जाएगा धवन सोडा का हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। तो ये आपका खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का NaHCO3 बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 64 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? अगर आप उस वीडियो को भी ना देखें तो उसको भी देख लें, क्योंकि हमने वहां पे बताया है पीएच स्केल होती है, इसमें मतलब ये होता है उदासीन तो 7 होता है, तो यानी शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है आपका, उसमें आपका करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। अगर आपसे पूछे शुद्ध जल से करंट प्रवाहित किया जा सकता है तो आपको जवाब देंगे नहीं, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और ये भी पूछे जाते हैं वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? उसका भी 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। आवर्त सारणी में इसका स्थान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ये पी ग्रुप में जा रहा है, पी समूह में जा रहा है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि यहाँ पे पी समूह का हम लोग कहाँ से है, मतलब आवर्त सारणी जैसे ये है, और इसमें यहाँ पे पहले 2 एस वाले एस ब्लॉक हो गए, उसके बाद फिर यहाँ डी में, तो डी का 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी का 10 हो जाएगा, और 10 इसका बॉक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पी का हो जाएगा बॉक्स 6। एफ जो है आपका यहाँ पे नीचे होता है, तो 14 का इसमें होता है। तो इसमें हमने देखा कि पी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका बताना है पी का क्या हो जाएगा, क्योंकि एस और पी जो है ए समूह में आएगा, ए ग्रुप में आएगा। अब उसके बाद इसमें लेकिन आपको बताना है कि यह रोमन अंक लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कौन सा सेट होगा, इसलिए आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा पी ग्रुप है, तो पी का हो जाएगा आपका जाके इसमें 7 आवर्त 3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कोई गलती नहीं है, इसमें सब सही है। इसमें हमको यहाँ पे देखना होता है क्योंकि ये आवर्त आपका हो जाएगा, तो ये चूंकि यहाँ पे 17 वाला बोल रहा, तो हम कहा जाए यहाँ पे जोड़ेंगे 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, 17 जो है कि क्लोरीन का होता है। क्लोरीन आपका तीसरे आवर्त में आता है, और वर्ग कौन सा हो जाएगा? 7
ए में हो जाएगा। तो आवर थर्ड और वर्क 7A यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 67 नंबर, निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है? ऋणावेश बताना है किस पर। तो हम चूंकि अल्फा पर पॉजिटिव होता है, बीटा पर नेगेटिव होता है, तो गामा न्यूट्रल रहता है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर, बीटा कण पर ऋणावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है आपको बताना है। आपको समय मिलता है 5 सेकंड के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए हम बताते हैं आपको पॉलीथीन किस यौगिक। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर एथीन। एथीन का बहुलक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर एथीन का बहुलक पॉलीथीन यानी पॉलीमर बहुलक पॉलीमर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 69 नंबर, जल में डूबी हुई सीधी क्षार मुड़ी भी प्रतीत होती है, इसका कारण है। ये तो आप इजी में भी बता सकते हैं। सॉरी यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिस्टेक हैं, लेकिन हम लोग का काम वाला ऑप्शन यहाँ पे है, वो आपका हो जाता है अपवर्तन के कारण। हम लोग पानी में भी अगर जैसे ये जल है इधर और यहाँ से आपका, चूंकि हम जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अपवर्तन के कारण। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 70 नंबर। 70 नंबर कहता है एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। 330 मीटर प्रति सेकंड है चाल, वेलोसिटी v, और उसके बाद लेमडा यहाँ दिया है, तरंग है उसका 3 मीटर प्रति सेकंड। तो तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है। एन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, v बाय लेमडा होता है। v यहाँ पे दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड, जो कि डिवाइड करेंगे 3 से तो 110 हो जाएगा। 110 क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 110 1 बाय 110, तो 110 इसमें आपका ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको 110 बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लेमडा मीटर प्रति सेकंड दिया है, सॉरी भी मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को हम डिवाइड किया है मीटर से, तो क्या हो जाएगा ये मीटर कट जाएगा, जो 1 बाय सेकंड हो जाएगा, आपका 1 बाय सेकंड हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 प्रति सेकंड आपका राइट आंसर यानी बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब 71 नंबर सवाल है कि 1 किग्रा की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो चूंकि हम चाल निकालना है तो हम जानते हैं 1 किग्रा यानी वेट दिया है, 1 किग्रा यानी मास दिया हुआ है 1 kg, और इसके बाद गतिज ऊर्जा क्या होता है आपका हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, के ई यानी गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी आप कभी कभी देख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो गतिज ऊर्जा 1 जूल के बराबर है, तो गतिज ऊर्जा होता है बराबर हाफ mv² के। हाफ mv² बराबर हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो हम क्या जानेंगे, तो mv भी यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg, तो हम क्या कर देंगे इसको, तो मास 1/2 v² बराबर क्या हो जाएगा इधर 1, तो v बराबर √2 क्या होता है 1.45 होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप क्या है आप जानते हैं, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। इसी को हम बोलते हैं परम शून्य ताप यानी सबसे मिनिमम शून्य ताप, यानी इस पर कोई भी वस्तु रहेगी तो वो आपका जो है कि ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, चाहे गैस क्यों ना हो वो ठोस बन जाएंगे -273 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट सवाल, ना कि 0 केल्विन, और 0 हम जानते हैं 0 केल्विन कितना, और इसका हाईएस्ट नाप कितना होता है केल्विन में 373 होता है, 273 से 373। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है आपका, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, तो जी का मान निर्भर किस ग्रह मतलब सतह पर निर्भर करेगा, किस पर, केवल द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। चूंकि यहाँ देखिए हम जानते हैं ग्रह की सतह पर जी का मान, जी इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं कि F इंटू G1 G2 बटे M1 M2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया,
आपका फोर्स आया और यहाँ पे मास आया। तो जी का मान निर्भर करेगा किसके, इस पे आपका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पे मास में आपका हो जाएगा एफ जो निकालेंगे हम लोग बल, उसमें त्रिज्या भी रहेगी, त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 73 से आपका 74 नंबर सवाल है, ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ठंड मतलब तापक्रम कम होने पर बल्ब का आयतन कम हो जाता है, ऐसा गलत बात है। तापक्रम कम होने पर बल्ब का आयतन बढ़ जाता है, तापक्रम कम होने पर बल्ब का आयतन बढ़ता है। ये आपका राइट आंसर है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि समय कम है। 75 नंबर सवाल है आपका, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण का मान बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं अगर एक रेलगाड़ी जा रही है, चूंकि जहाँ पे 10 मिनट में वो क्या करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पकड़ती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण हो जाएगा आपका, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण मांग रहा है, ए मांग रहा है। ए हम जानते हैं v माइनस यू बटा टी होता है, v माइनस यू बटा टी। टाइम यहाँ पे आपका हो जाएगा, अंतिम वेग क्या है 40, यानी ये आ जाएगा आपका v। हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, 0 से, तो ये आपका u, और ये टाइम का ये है चार्ट है, चूंकि 10 मिनट में प्राप्त किया है, तो हमने क्या करेंगे, v माइनस यू, v आपका क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति, चूंकि आंसर जो है सब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, तो इसको हम भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, पहले 0 से ये कर लेते हैं, घटा लेते हैं, इस तरह होगा, मतलब तो 44 से होगा डायरेक्ट, 44 बटे आपका जो है कि यहाँ पे 10 मिनट भी है, इसको भी सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, और यहाँ इसको 5/18 से गुना कर देंगे, चूंकि ये हो जाएगा आपका इसमें बदलने के लिए किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 76 नंबर सवाल है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध है, क्या बोल रहा है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद क्या होता है, हम जानते हैं 1/r समांतर क्रम के लिए 1/r प्लस 1/r R1 R2 इस तरह से r तक जाएंगे, तो ये इसका हो जाएगा आपका, सबको एलसीएम लेके करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है n तक जाना है, तो 1/4 प्लस 1/4 4 ओम प्रतिरोध वाले n तारों तक, तो हम इसका किसी एक का निकाल लेंगे, तो r बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, चूंकि उल्टा होता है, तो r बाय n यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे एक सही है 4/n। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर सवाल, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो वो एक केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं आवेशित कण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है कि यह इंग्लिश नाम तो उसका होता है टाइफाइड, और हिंदी नाम मोतीझरा, क्योंकि आप इसको याद कर ले, मोतीझरा जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतीझरा, टाइफाइड का हिंदी नाम होता है मोतीझरा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट का संबंध। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 79 नंबर, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है, जिसका आपको बताना है क्या होता है, क्योंकि हम लोग उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, अमोनिया होता है हम लोग का, अमोनिया होता है उत्सर्जी उत्पाद, अमोनिया नहीं, यूरिया होता है। अब नेक्स्ट सवाल है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका मोलस्का युक्त जंतु के अंतर्गत आते हैं, मोलस्का यानी सी नंबर इसका राइट है, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। हमने इसमें 80 सवाल कवर किए हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 20 सवाल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। चलिए
अगर आप पिछले 50 सवाल का सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको भी देखें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF आप प्राप्त करें तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी दिए हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।